Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all meet at Tryst with Law sometime in our life and that's why we are here. दोस्तों हमने प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के बहुत सारे केसेस किए, लेकिन इसमें एक जो सबसे पहला केस है जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसमें प्रोसीजर क्या होना चाहिए वाइल ट्राइंग मिसकॉन्डक्ट, ये इसमें डिस्कस हुआ है. दिस केस इज एन एडवोकेट वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया. दोस्तों 1989 का सुप्रीम कोर्ट का केस है. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. यहाँ पे एन एडवोकेट वर्सेस, ये जो अपैलेंट है उसका एडवोकेट से रेफर किया है, उसे नाम क्यों नहीं लिखा गया है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मिल जाए तो, और नहीं तो मैं ये अगले वीडियो के शुरुआत में बताऊंगा. दोस्तों कमिंग टू दिस एस्पेक्ट, यहाँ पे 4-5 इश्यूज़ हैं. सबसे पहला इशू है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर प्रूविंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दूसरी बात है कि क्या यहाँ मेंस रिया जरूरी है. तीसरी बात है क्या चार्ज फ्रेमिंग या इशू फ्रेमिंग होनी चाहिए. एंड चौथी बात है कि अगर कोई किसी, जैसे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे नेग्लिजेंस जो होता है जो कि बाद में हम देखेंगे तो वो कैसा नेग्लिजेंस होना चाहिए. क्या वो कल्पेबल नेग्लिजेंस ही होना चाहिए या कोई भी छोटा मोटा नेग्लिजेंस जिसकी वजह से कुछ दिक्कत क्लाइंट को लॉस हो गया वो भी चलेगा. मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पे ये था कि अगर कोई काउंसिल किसी को बोनाफाइड समझ के उसके क्लाइंट के अलावा किसी और बंदे को समझे, वो क्लाइंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और बोनाफाइड तरीके से समझे, डिसऑनेस्टली उसमें नहीं हो, ऑनेस्टली उसने यही समझा और उसके इंस्ट्रक्शन पर एक्ट करें, तो क्या वो फिर भी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के लिए ट्राई होगा. दोस्तों लेट मी टेल यू द फैक्ट्स ऑफ द केस टू मेक इट बेटर. सो लेट्स से कि आप एडवोकेट हैं और मैं आपको एक पुराना क्लाइंट हूँ और मैं किसी एक्स के अगेंस्ट मैं केस आप मेरे लिए एक्स के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं. मैं अपने किसी दोस्त को आपके यहाँ आपसे मिलवाता हूँ और उस दोस्त को भी उसी एक्स के अगेंस्ट केस करना है. वो आपसे बोला करने को, आपने किसी अपने जूनियर को बोल दिया उसको करने को. अब आप इन कोर्स मेरा केस करते करते आप देख रहे हैं कि जो भी मतलब इट्स लाइक मैं और मेरे दोस्त एक मिलकर म्यूचुअल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चेक के लिए चाहिए तो चेक का मैं उससे केस करवा देता हूँ और सेम प्रॉपर्टी सेम चीज़ के लिए केस चल रहा है. कुछ दिनों बाद मैंने आपको बोला कि जैसे मेरे केस का रिजल्ट आ गया मेरे फेवर में, फिर मैंने बोला कि अब वो उसका भी केस आप विड्रॉ कर लो. तो अगर आप ये समझे कि चूँकि वो मेरा ही दोस्त था और मैं जो भी कर रहा हूँ म्यूचुअल इंटरेस्ट में ही कर रहे हैं और आपने अपने जिस कोलीग को बोला था आपने उसका केस इंस्टीट्यूट करने को, उससे आपने विड्रॉ करा लिया, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप पे क्या प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट लगेगा? क्योंकि आप तो बोनाफाइडे कर रहे हैं, आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका एजेंट हूँ, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें उसका इम्प्लिसिट कंसेंट है. तो दोस्तों यही इस केस में हुआ था. तो इस केस में दोस्तों अब ये इनका डिफेंस यही है लॉयर का कि मैंने जो किया बोनाफाइड तरीके से किया, मेरा कोई इसमें कोई डिसऑनेस्ट मोटिव वगैरह कुछ नहीं था. और इनफैक्ट कंप्लेनेंट भी मानते हैं कोई डिसऑनेस्ट कोई मोटिव कुछ इनका ये नहीं था कि इसने दूसरे पार्टी से पैसे खाए. इसने बस इसका ये था कि मेरे बिना कहे हुए ये केस विड्रॉ हो गया और मुझे बाद में पता चल रहा है. तो दोस्तों और अब उसके बाद अगली बात यहाँ पे ये आती है. तो एक पहली बात तो यहाँ पे ये था. दूसरी बात कोर्ट ये देखता है कि जो बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल के पास जो आई थी और उसके बाद जो 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो 36B के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेंट आ गई. तो वहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई थी, ना स्टेट बार काउंसिल ने नहीं की थी और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस स्टेज पे स्टेट बार काउंसिल से छूटा था वहाँ से रिज्यूम कर लिया. तो चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुआ था. चार्ज फ्रेमिंग मतलब तो वी नो कि द ट्रायल फॉर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं ये सब ये क्वासी क्रिमिनल हैं. तो क्वासाई क्रिमिनल तो इसलिए यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग इन द सेंस कि व्हाट इज द एक्चुअल चार्ज ऑन द एडवोकेट. तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. किस लिए मिसकंडक्ट है? तो यहाँ पे आपको क्लाइंट की बजाय किसी और के इंस्ट्रक्शन पे आपने एक्ट किया. इस तरह की चार्ज फ्रेमिंग इसमें नहीं है. चार्ज फ्रेमिंग क्यों चाहिए? क्योंकि वी नो दैट दीज प्रोसीडिंग्स आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो अनलेस आपको स्पेसिफिक चार्ज नहीं रहेगा आप डिफेंस कैसे करेंगे? उसके बाद चूँकि वी से दिस आर नॉट क्रिमिनल, क्वासाई क्रिमिनल. तो क्रिमिनल में सिर्फ चार्ज होता है, लेकिन क्वासाई क्रिमिनल इसमें कुछ सिविल के भी एस्पेक्ट हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सपोज मैं कंप्लेंट कर दूँ आपके अगेंस्ट तो आप रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे. तो देखिए सिविल वाले कुछ इसमें आगे डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज हो रहा है. तो इन प्लीडिंग के बेसिस पे जो बार काउंसिल है वो इश्यूज़ फ्रेम करना चाहिए. तो इसमें इश्यूज़ भी फ्रेम नहीं थे. अब दोस्तों इशू फ्रेम करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इशू फ्रेम नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चले किसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसको है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कौन से एविडेंस एड्यूस किए जा सकते हैं.
तो ये सब चीज़ें इशू फ्रेम करने पे ही पता चलेंगी। तो इसलिए इस प्रोसीजरल एस्पेक्ट में भी ये केस गलत था। एंड द थर्ड जो अभी एस्पेक्ट हमें ये पता चला कि कोर्ट को इसने ये नहीं डिसाइड, इसने ये कहीं, तो जैसे चूंकि ये क्रिमिनल क्वाज़ी क्रिमिनल है तो यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस रिया होनी चाहिए। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था वो, और ये कंप्लेनेंट खुद मानता है, और उसके अलावा जैसे कोर्ट फिर वही बात है कि क्वाज़ी क्रिमिनल मेंस रिया अगर होनी चाहिए तो बेनिफिट ऑफ डाउट जैसे क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड को मिलता है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट एडवोकेट को मिलना चाहिए। और ये सब क्यों है, इसका अंडरलाइन, इसका रीज़न क्या है कि अगर किसी को बार कर दें, किसी पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर किसी पे एलिगेशन आ जाता है तो स्टिग्मा हो जाएगा, दिस इज एज गुड एज डेथ। एक लॉयर के लिए दोस्तों एक इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर मेरे पे ये स्टिग्मा लग जाए कि मैं अपने क्लाइंट का केस अच्छे से नहीं देखता हूँ, बहुत ही नेग्लिजेंट रहता हूँ, या दूसरे का पैसा खाकर उसका केस हरवा देता हूँ, तो फिर दिस विल लास्ट विथ मी लाइफ। लोग कहते हैं कि बैड नेम इज़ वर्स दैन अ बैड पर्सन, तो फिर मेरी सर्विस पूरी बेकार हो जाएगी। तो इट इज़ एज गुड एज डेथ ऑफ द पर्सन। तो इसलिए इतनी स्ट्रिक्ट बर्डन स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रखा गया है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि बार काउंसिल ने ये जब इस पर कन्विक्ट किया, तो उसने बार काउंसिल ने जब इसको गलत बताया, कन्विक्ट इज द रॉन्ग वर्ड, तो यहाँ पे उसने ये कभी देखा ही नहीं कि ये जो था नेग्लिजेंट था, या इसने ये नेग्लिजेंट कल्पेबल नेग्लिजेंट था, या छोटा मोटा नेग्लिजेंस था, इट वॉज जस्ट एन अनवाइज एक्ट। क्योंकि यहाँ पे तो, और दूसरी बात है कि इस बात पर अभी कोई जजमेंट रेस इंटीग्रा कि अगर बोनाफाइड अगर वो समझे कि वो जो क्लाइंट है, वो जो बंदा एडवाइस कर रहा है वो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है, तब तो फिर इसमें क्या होना चाहिए। तो ये अभी रेस इंटीग्रा है, तो इसने दोबारा ये मैटर को भेज दिया बार काउंसिल के पास, एक डिप्यूट करते हैं कि दोबारा इसको देखो। और इसमें मोनिंद्रो केस का इसने जजमेंट मोनिंद्रो का प्रेसिडेंट लिया, जिसमें हिदायतुल्लाह ने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है इस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की चीज़ को, मतलब इसके बारे में डिसीजन देने के लिए। और इट इज़ अ न्यू पॉइंट जिसके बारे में अभी तक कोई हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, तो इट्स बेटर कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको देखे। तो दोस्तों ये प्रोसीजर था और ये केस रेमिट हो गया। अब मैं वेलकम टू द आंसर। चूँकि ये सब जुडिस था मैटर, तो किसी एडवोकेट का नाम लिखने से उस एडवोकेट की बदनामी हो जाती। तो कोर्ट सेट कि अगर जहाँ कहीं भी ये रिपोर्ट होगा, जब तक ये सब जुडिस है तब तक एडवोकेट के एन एडवोकेट वर्सेस रहेगा। और उसके बाद अब तो डिसीजन सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि 1989 का केस था, बट ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होती आ रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्रोसीजर के मामले में, और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।